अब आप देखिए अपना विषय हिंदी, फर्स्ट पेपर से संबंधित जो भी आपका प्रश्न हो नोट कर लीजिए। मैं क्लास के लास्ट में आप लोगों के प्रश्न पढ़ूंगा, जरूर से जरूर पूछ लेना आप। हिंदी को लेकर के चाहे आप ग्रेड फर्स्ट पढ़ें चाहे सेकंड पढ़ें, मैंने कई बार बताया है, आज फिर से आपके समक्ष रख रहा हूं। हिंदी को लेकर के एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास, नंबर 2 काव्यशास्त्र, नंबर 3 भाषा विज्ञान, जिसमें हम पढ़ते हैं भाषा और लिपि। दो ही टॉपिक हैं हमारे पास में। चौथा बिंदु है इसमें जनसंचार माध्यम, कार्यालय लेखन और सृजनात्मक लेखन। इसके बाद में है व्याकरण, व्याकरण के बाद में है रचनाएं, और रचनाओं के बाद में है अपठित गद्यांश और पद्यांश। आपकी कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, उसको लेकर के आपके सब्जेक्ट में हिंदी विषय में इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। अब इसमें क्या अंतर है, क्या आंशिक परिवर्तन है, वो देख लीजिए। यदि आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेम डिटो पार्ट आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, कर दी है, लगातार पढ़ रहे हैं बरसों से, ये देखिए आप इन सभी पार्ट्स को पढ़ लेते हैं क्या। नंबर एक बात, इनमें जो बेसिक नॉलेज है वो आपको है क्या। यदि शुरू कर रहे हैं तो लेनी है बेसिक नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। ग्रेड सेकंड की यदि बात करें तो इसमें से केवल ये वाला पार्ट हटा दीजिए आप, नंबर 4 जनसंचार माध्यम, कार्यालय लेखन और सृजनात्मक लेखन, ये केवल स्कूल व्याख्याता का पार्ट है। ठीक है, तो इन सब के भीतर आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास में, काव्य शास्त्र में, भाषा विज्ञान में, व्याकरण में, रचनाओं में, अपठित गद्यांश पद्यांश में, प्रत्येक में सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेनी है। किसी शिक्षक साथी से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ का कोर्स पूरा करिए, उन बातों को पूरी बेसिक रूप में जान लीजिए। यदि जान ली हैं तो अगला पड़ाव क्या है वह भी आप समझ लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में 5 पार्ट में पूरा पढ़िए आप। आदिकाल पूर्व, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन पांचों पार्ट को आप हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़िए। आदिकाल पूर्व, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये पांचों पार्ट आपको पढ़ने हैं। मान लीजिए आप आदिकाल पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ लिया है, अब रिवीजन कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए प्रत्येक पार्ट को लेकर के, प्रत्येक यूनिट को लेकर के कभी भी बहुत ज्यादा भीतर जाने की कोशिश मत किया करो। पढ़ाई का कहीं आदि अंत नहीं है, आप लोग खूब पढ़ो, मेरी तो शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं हो जाए तब तक आपको प्रत्येक पार्ट की, इस टॉपिक की, सब टॉपिक की, यूनिट की बेसिक नॉलेज गेन करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात से आप अवगत हों, आपका सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र बनता है वो सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र किसी एक पार्ट से नहीं बनता, किसी एक टॉपिक से नहीं बनता। इसलिए जब जब भी आप लोग डाइवर्ट होने लगो, जब जब भी आपको ये तनाव हो, इसमें से ये और पूछ लिया तो, इसमें से ये और पूछ लिया तो उस स्थिति में खुद को ये एहसास कराएं, खुद को ये फील कराएं कि भाई पूरा पेपर इसी टॉपिक से बनेगा क्या, पूरा पेपर इसी पार्ट से बनेगा क्या, पूरा पेपर इसी यूनिट से बनेगा क्या। इसीलिए मैंने पाया कुछ विद्यार्थियों का इतिहास पे बहुत अच्छा कमांड होता है, उनको रुचिकर लगता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इतिहास उनके सब्जेक्ट के सारे प्रश्न हल करवा देगा। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक पार्ट का
आपको प्रत्येक कालखंड का अध्ययन की दृष्टि से हम 5 भागों में बांट चुके हैं इतिहास को, प्रत्येक का आपको बेसिक नॉलेज लेना है। बेसिक नॉलेज एक का ले लिया, दूसरे का लीजिए। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो केवल काव्यांग आपको पढ़ने हैं, काव्यांग और सिद्धांत जो भारतीय काव्यशास्त्र के हैं। सिद्धांत केवल ग्रेड फर्स्ट में आते हैं, चाहे रस सिद्धांत हो, रीति सिद्धांत हो, ध्वनि सिद्धांत हो, वक्रोक्ति हो, अलंकार हो, कोई सा ही हो, सिद्धांत केवल ग्रेड फर्स्ट में, जहां आप लोगों से केवल मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों की बात की गई है ग्रेड फर्स्ट वालों से। तो अभी हम बात करेंगे उस पर भी, एक एक पहले देख लीजिए। और दूसरा हिस्सा है इसका पाश्चात्य काव्यशास्त्र। मैं आपका समय लेने वाला हूं, मैंने पहले भी कहा था। भाषा विज्ञान और जनसंचार माध्यम, व्याकरण, रचनाएं, अपठित गद्यांश पद्यांश, एक एक को लेकर के मैं आपके सामने बढ़ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, चाहे आप नेट की करें, टीजीटी पीजीटी की करें, कहीं भी पढ़ें आप, व्याख्याता की करें, और चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक की करें, सेकंड ग्रेड की करें, सब जगह हिंदी साहित्य का इतिहास एक ही है। और आपको इसी तरह 5 पार्ट में बांट करके इसको पढ़ना है। आदिकाल पूर्व याद रखना इसको। मुझे नहीं पता आप में से कितने साथी बनाते हैं टाइम टेबल, कितने साथी प्लानिंग करते हैं और कितने नहीं करते हैं। दूसरा है आदिकाल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है रीति काल, और पांचवा है आधुनिक काल। प्रत्येक कालखंड को सलीके से, बहुत अच्छे ढंग से बेसिक नॉलेज गेन करते हुए एक बार कंप्लीट कर लीजिए। इनके भीतर भी इकाइयां हैं, आदिकाल पूर्व में क्या क्या पढ़ना है, आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है, भक्ति काल में क्या क्या पढ़ना है, रीति काल में और आधुनिक काल में। इनको जब आप पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो या तो क्लास लेने वाला आपको बताता है, शिक्षक साथी, इस बात को कि ऐसे ऐसे इनको पढ़ना है। नहीं बताता है तो अपने स्तर पर निश्चित करिए, उनके छोटे छोटे पार्ट करिए, उनको विकेंद्रित करिए। ठीक है, पूरा संघ हिंदी हो गया, हिंदी में एक यूनिट इतिहास हो गई। अब इतिहास में ये 5 इकाइयां हो गई, इन 5 के भी पार्ट हैं। जैसे आदिकाल पूर्व में क्या क्या पढ़ना है, आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है, भक्ति काल में क्या क्या पढ़ना है। मैं एक इशारा करके आप लोगों को बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आदिकाल पूर्व की बात करें तो हिंदी का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, हिंदी से आशय क्या है। दूसरी बात है, इतिहास पढ़ रहे हैं तो साहित्य का इतिहास क्या है। तीसरा इसमें पढ़ते हैं इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन सी हैं, इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन सी हैं। चौथा इसमें पढ़ते हैं इतिहास लेखन के स्रोत, इतिहास लेखन के स्रोत। पांचवा इसमें पढ़ते हैं प्रमुख इतिहास ग्रंथ। इसी को बोलते हैं इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा। काल विभाजन और नामकरण, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी का पहला कवि, हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम रचना और प्रथम महाकाव्य, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, आदिकाल पूर्व में। अब आदिकाल पूर्व का मतलब आपने ये सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। ऐसे ही आदिकाल में क्या क्या पढ़ते हैं, तो आदिकाल में पढ़ते हैं, देखो, समय सीमा आदिकाल की, सामान्य परिचय से संबंधित, नामकरण विवाद, नामकरण विवाद, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां। ऐसे ही पढ़ते हैं आदिकाल के साहित्य का वर्गीकरण, साहित्य का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में देखें तो देखो, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य,
जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक और श्रृंगारिक साहित्य, और गद्य साहित्य। अब आप समझ गए इन बातों को, कर दिया ना वर्गीकृत। आदिकाल पूर्व को कर दिया, आदिकाल को कर दिया, अब इनके प्रत्येक के भीतर कंटेंट है। तो जैसे आप इस प्रकार से योजना बना करके या इस प्रकार की रणनीति बना करके आगे बढ़ते हैं तो पूरे पार्ट पर, पूरी इकाई पर बहुत अच्छा कमांड हमारा बन जाता है। सबसे पहले ऐसे बेसिक नॉलेज लीजिए। जैसे भक्ति काल पढ़ेंगे आप, तो भक्ति काल में भक्ति काल की समय सीमा क्या है, भक्ति काल में भक्ति से आशय क्या है, भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का उसका आशय क्या है, कहाँ से आया, कैसी परिस्थितियां थी, क्यों भक्ति काल को भक्ति काल कहा गया। यानी भक्ति काल पूरा का पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हम पढ़ते हैं वो भारतीय भक्ति आंदोलन का साहित्यिक रूप है। वो भक्ति आंदोलन कहाँ से उत्पन्न हुआ, उदय कब हुआ, किस विद्वान की उसके संबंध में कैसी मान्यता है, उसका विकास किन किन ने किया, किस दार्शनिक पृष्ठभूमि में ये भक्ति आंदोलन आगे चला। फिर प्रमुख जो उसकी काव्य धाराएं भक्ति काल की, उनको चारों को निर्गुण की दो, सगुण की दो। फिर निर्गुण में ज्ञानाश्रयी का मतलब क्या है, उसमें प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, उनकी प्रवृत्तियां। ऐसे ही प्रेमाश्रय या प्रेमाख्यान काव्य धारा का, ऐसे ही सगुण में राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का। प्रत्येक के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, सामान्य जानकारियां हैं, रचनाओं का परिचय है, प्रवृत्तियां हैं। एक एक करके आगे बढ़िए। रीति काल में रीति से क्या आशय है, क्या समय सीमा है, नामकरण विवाद है रीति काल का, यानी किस विद्वान ने, इतिहासकार ने रीति काल को क्या नाम दिया। रीति काल का जो प्रमुख साहित्य है पूरा का पूरा, उसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं। रीति काल के साहित्य को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। उनमें प्रत्येक जो शाखा है उसकी, चाहे रीतिबद्ध काव्य धारा हो, रीति सिद्ध काव्य धारा हो, रीति मुक्त काव्य धारा हो, प्रत्येक की अपनी अपनी मुख्य प्रवृत्तियां, प्रत्येक के कवि, उनकी रचनाएं, रचनाओं का सामान्य परिचय। ऐसे ही आधुनिक काल, आधे में अजगर है, आधे में तो ये तीनों काल हैं, आधे में ये अजगर अकेला है। आधुनिक काल के पद्य खंड के विभिन्न काल विभाजन, गद्य खंड की प्रमुख विधाएं जिनमें नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आलोचना है, कथेतर गद्य विधाएं हैं, आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है। ऐसे करके एक एक को हम कंप्लीट करेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे, इतिहास पूरा हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इसका नियमित कक्षा में यदि आप जा रहे हैं, नियमित ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार पढ़ते रहिए, उनके साथ आप चलते रहिए, क्योंकि कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों को पढ़ने से मना किया जाए। आगे दूसरे पार्ट की बात करें तो काव्य शास्त्र देख लो आप। इस काव्य शास्त्र में एक हिस्सा तो है भारतीय काव्य शास्त्र का। इतिहास में मैं बता चुका हूं आपको, किसी भी ग्रेड की तैयारी करो कॉमन पढ़ना है आपको। दूसरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। भारतीय काव्य शास्त्र में 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्यांगों का विवेचन पढ़ते हैं, काव्यांग का विवेचन। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, देखो, छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, शब्द शक्ति, काव्य दोष और काव्य रीति। अब इसमें से काव्य दोष को हटा दीजिए और काव्य रीति को हटा दीजिए, ये केवल और केवल सेकंड ग्रेड में है, बाकी पूरा का पूरा ग्रेड फर्स्ट के काव्यांग हो गए। अब इसमें दूसरा जो हिस्सा है वो है सिद्धांत। तो सिद्धांत केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड में है, सिद्धांत केवल फर्स्ट ग्रेड में है। फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से, देखो, एक तो रस सिद्धांत है। इस रस सिद्धांत में आपको स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में लिख करके दिया है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। जब हम सिद्धांत के अंतर्गत रस सिद्धांत में रस निष्पत्ति और साधारणीकरण पढ़ते हैं तो इसका मतलब पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि रस निष्पत्ति सूत्र में रस निष्पत्ति सूत्र के व्याख्याकार पढ़ते हैं, भट्ट लोल्लट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। फिर इन्होंने, इनमें से किसी एक ने, जिनका नाम है आचार्य भट्ट नायक,
उन्होंने दिया साधारणीकरण का सिद्धांत। उस साधारणीकरण को लेकर के हिंदी के आचार्यों ने, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, समीक्षकों ने अपनी अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। तो उनके मत पढ़ते हैं, किसने क्या माना है साधारणीकरण। तो वहां से प्रतिवर्ष यानी हर भर्ती परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आता है। रस सूत्र के व्याख्याकारों के मत हैं, उनके सिद्धांत हैं, संयोग का अर्थ है, निष्पत्ति का अर्थ है, उनका दर्शन है, रस की स्थिति किसमें मानते हैं, उनकी अवधारणा क्या है, इन तमाम को पढ़ते हैं। रस का सामान्य परिचय हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरा आपका सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का, और एक है ध्वनि सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत आपको केवल फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने होते हैं। सेकंड ग्रेड में जो सिद्धांत है विभिन्न, वे नहीं हैं। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब होता है प्रत्येक विद्वान आचार्य या जो संस्कृत काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने काव्य की आत्मा को लेकर के अपनी मान्यता प्रस्तुत की है। रस सिद्धांत वाले कहते हैं रस काव्य की आत्मा है, अलंकार सिद्धांत वाले कहते हैं अलंकार काव्य की आत्मा है, वक्रोक्ति वाले कहते हैं वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। जब ये अपने अपने मतानुसार विभिन्न काव्यांगों को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, तो यही उनका सिद्धांत बन जाता है। अब इस सिद्धांत को विकसित करने के लिए, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ग तो ऐसा है जो इस सिद्धांत का समर्थक है, और वह एक कुनवा बन जाता है। उसको विकसित करने वाला एक परिवार, एक कुटुंब बन जाता है। इसीलिए उस सिद्धांत को दूसरे रूप में, दूसरे अर्थ में जानते हैं हम संप्रदाय के नाम से। यानी प्रत्येक सिद्धांत अपना एक संप्रदाय के रूप में विकसित होता है। जैसे रस सिद्धांत का रस संप्रदाय, तो जो सिद्धांत का प्रवर्तक है वही संप्रदाय का प्रवर्तक हो गया। अलंकार सिद्धांत अलंकार संप्रदाय, रीति सिद्धांत रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति सिद्धांत वक्रोक्ति संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब है उसको विकसित करने वाले कुछ और परवर्ती आचार्य उसमें जुड़े हैं जो उस मान्यता का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेड फर्स्ट में व्याख्याता में हमें सिद्धांत के रूप में ये तीन सिद्धांत पढ़ने होते हैं। अब बात आई पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। तो देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको केवल तीन सिद्धांत दिए हैं, तीन सिद्धांत स्पेशली मेंशन करके। पहला तो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ये ग्रेड सेकंड में नहीं है, केवल ग्रेड फर्स्ट में है, केवल ग्रेड फर्स्ट में है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अब इस अनुकरण सिद्धांत की जितनी भी बेसिक बातें हैं वो एक बार में लिख लीजिए, एक बार में समझ लीजिए, कहां दिक्कत है। दूसरा स्टेप मैं आगे बताऊंगा। अरस्तु का अनुकरण लॉन्जाइनस का या लॉन्गिनुस, इसका यूनानी नाम लॉन्गिनुस है, लॉन्गिनुस का उदात्त तत्व सिद्धांत क्या है। तीसरी जो बात है, यहां पर पहले विगत भर्ती परीक्षा से पहले मार्क्सवाद हुआ करता था, उस मार्क्सवाद को हटा करके अब शामिल कर दिया है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड, युंग और एडलर की मान्यताएं। फ्रायड, युंग या जुंग बोलते हैं इसको, फ्रायड, युंग और एडलर की जो मनोवैज्ञानिक मान्यताएं हैं उनको लेकर के ये सिद्धांत है। उनकी मान्यताएं तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ लेते हैं, यानी साइकोलॉजी के अंतर्गत जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर इन सब को पढ़ लेते हैं। लेकिन साहित्य में इनका पदार्पण या इनका उपयोग, सदुपयोग कब से हुआ, किस किसने किया, ये हमारी विषय वस्तु है। यानी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, रचनाकार, साहित्यकार, कहानीकार, आलोचक कौन कौन है, या मनोविश्लेषणवादी कविताएं कौन कौन सी, ये हमारा हिस्सा है। अब इसमें आप लोग खूब पढ़ते हैं, इलाचंद्र जोशी है, अज्ञे है और जैनेन्द्र है, ये तीन बड़े नाम हैं। अज्ञे हैं, इलाचंद्र जोशी हैं और जैनेन्द्र हैं। अब ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले इतना पढ़ गए मनोविश्लेषणवाद को, और एक छोटा सा प्रश्न दे दिया पेपर में, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद टॉपिक है पाठ्यक्रम में, और आपसे पूछ लिया एक प्रश्न बना करके इनमें से कौन सा साहित्यकार या रचनाकार ऐसा है जो मनोविश्लेषणवादी नहीं है। तो इन तीनों के अलावा मुख्य रूप से तीन हैं ज्यादा, 5-7 के लगभग हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन हैं उन्नायक जिनको हम बोलते हैं। एक प्रश्न दे दिया इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी है, तो ये तीन दे दिए, लिख दो। इनमें से कोई एक दे दिया, लिख दो।
अगली जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो दूसरे हिस्से में मैं करने वाला हूँ, ये केवल कंटेंट को लेकर के बात चल रही है। तो बेसिक नॉलेज पूरे काव्य शास्त्र की इस प्रकार से आप लोग गेन कर लीजिए। अब ये नहीं है इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास ही इतिहास पढ़े जा रहे हैं, इतिहास के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मान लिया ग्रेड फर्स्ट में इतिहास के प्रश्नों की संख्या 50+ है, मान लिया असिस्टेंट प्रोफेसर में सेकंड पेपर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन इसका मतलब कंप्लीट जो प्रोसेस है, पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है, वो एक पार्ट पर ही हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो दूसरे पार्ट का भी आप लोग ऐसे अवलोकन करें और उसके बाद इसका बेसिक नॉलेज प्राप्त करें। तीसरा जो बिंदु है उसमें भाषा और लिपि है। तीसरा जो पार्ट है आपका उसमें भाषा और लिपि है। इस भाषा और लिपि में आपके सामने एक तथ्य तो है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसी का दूसरा सब टॉपिक है हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय। बोलियों का सामान्य परिचय। दूसरा जो बिंदु है वो है राजभाषा। अब ये राजभाषा केवल फर्स्ट ग्रेड में है, केवल फर्स्ट ग्रेड में है। तीसरा जो बिंदु है इसमें वो है देवनागरी लिपि। उद्भव और लिपि सुधारों का इतिहास। लिपि सुधारों का इतिहास। इसके साथ में दूसरा बिंदु है मानकीकृत रूप। देवनागरी लिपि का मानकीकृत रूप, यानी वर्तमान में कौन कौन सी ऐसे वर्ण हैं, ध्वनियां हैं जिन्हें मानक के रूप में स्थापित किया गया है और अब उनका ही प्रयोग किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। ये जो पार्ट है आप लोग अभी गौर कर पा रहे हो तो इस प्रकार से पढ़ना है आपको कि सबसे पहला जो इसमें प्रश्न आता है वो इसी हिस्से से आता है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ? तो इसका एक विकास क्रम है। वैदिक संस्कृत से लेकर अपभ्रंश तक हम आते हैं। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूप पढ़ते हैं। अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूपों में से, जिनमें एक है सौरसैनी, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी। इन 3 क्षेत्रीय रूपों से 5 उपभाषाओं या विभाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं से हिंदी की विभिन्न 17 बोलियों का विकास हुआ। यानी भाषा समृद्ध स्तर की बात है, उच्चतम स्तर की बात है। और भाषा का जो स्थानीय रूप है, जो क्षेत्रीयता के आधार पर सबसे छोटा रूप है, वो बोली है। बोली और भाषा के बीच की जो स्थिति है उसका नाम उपभाषा या विभाषा है। तो 3 तो क्षेत्रीय रूप हुए अपभ्रंश के, 5 विभाषाएं हुई। उसके बाद प्रत्येक विभाषा से बोली का उद्भव, बोली का विकास। जैसे पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। ऐसे ही राजस्थानी की 4, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। 4 ये हो गई हैं। उसके बाद में पहाड़ी की है, एक तो है कुमायूनी गढ़वाली और दूसरी है नेपाली। यानी मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी 2 भागों में इनको बांट दिया। जब पूर्वी पहाड़ी को अलग कर देते हैं तो पहाड़ी की 3 बोलियां हो जाती हैं, तब ये बोलियां बढ़कर के 18 हो जाएंगी। और यदि इनको 2 ही मानते तो ये 17 रहेंगी। उसके बाद में है बिहारी। बिहारी की 3 बोलियां भोजपुरी, मैथिली, मगही। उसके बाद पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इनको जानकारी प्राप्त करने के बाद इस स्तर पर अपने को अश्योर करना है कि कौन सी अपभ्रंश के, कौन सी बोली किस अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से संबंध रखती है। तो जब बोली का नाम पढ़ें तो संबंधित उपभाषा का ध्यान रखें, उपभाषा का ध्यान रखेंगे तो क्षेत्रीय उसका भाषा का ध्यान रखें, अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से। तो ये चीजें आपको कंप्रेस रूप में, बिल्कुल समेकित रूप में आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और जब तक ध्यान नहीं रहे तब तक पढ़ो। यही तो अंतर होता है। कोई एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, कईयों को 2 वर्ष लगते हैं, कईयों को 3 वर्ष लगते हैं, कईयों को लग ही रहे। आप इस पूरे सिलेबस को इस प्रकार से कंप्रेस क्यों नहीं करते?
आप अपने आप से बातें क्यों नहीं करते? हिंदी के 150 प्रश्नों में से 130 प्रश्नों पर आपसे सब्जेक्ट में बातें हो रही हैं, तीसरे पार्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो तीसरे पार्ट में आप लोगों को ये चीजें ऐसे तैयार करनी है। फिर बोलियों की उपबोलियां और उनका बोली क्षेत्र, ये सामान्य सी जानकारियां आपको इसके अंदर लेनी है। राजभाषा में एक ही कंटेंट है इसमें, इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। भारतीय संविधान में जो प्रावधान शामिल किए गए थे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा, राजभाषा से संबंधित आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक संविधान के भाग 17 में 4 अध्यायों का प्रावधान किया गया, जिसमें पूरी की पूरी बातें राजभाषा संबंधी हैं। इसके अलावा हम दो जगह और पढ़ लेते हैं। एक तो पढ़ लेते हैं भाग 5 संविधान का, जो है संघीय शासन के रूप में। वहां पर संसद की भाषा के रूप में हमें बताया गया प्रावधान है संविधान में, आर्टिकल 120 120 के तहत, अनुच्छेद 120 के तहत संसद की भाषा क्या होगी। ऐसे ही अनुच्छेद 210 संविधान का भाग 6 जो राज्य सरकारों से संबंधित है, उसमें बताया गया है राज्य विधानमंडलों की जो भाषा है वो क्या होगी। ऐसे ही 8वीं अनुसूची है, उसमें प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है संविधान की। अब 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 थी जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद में 1 बढ़ी 15 सिंधी, उसके बाद में 3 बढ़ी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, उसके बाद में 4 एक साथ बढ़ गई, बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, वो बोडो, डोगरी, नाम मिस हो रहा है मेरे दिमाग में से, हाँ 4 हैं वो, तो अब वर्तमान में 22 हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के वो 8वीं अनुसूची की 22 के 22 भाषाएं आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके अलावा इन अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है वो ध्यान में रख लेना है। ये लो हो गया खत्म। अब ये 14 सितंबर से तो प्रावधान शामिल किए गए, इसलिए हिंदी दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए, इसलिए कहते हैं इनको कब अप्लाई किया गया, कब लागू किया गया, कब से मान्य, तो तब से। ये सामान्य सामान्य सी जानकारियां। इसी में एक राजभाषा आयोग पढ़ते हो, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति करेगा नियुक्त। तो 1955 में 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ, बीजी खैर की अध्यक्षता में। वो सब बातें आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। ऐसी राजभाषा सुधार समिति है, उसको ध्यान रख लेना है। इसमें देवनागरी लिपि को सैंधव लिपि से, चित्र लिपि से शुरुआत करके विकसित करेंगे खरोष्टी, खरोष्टी से ब्राह्मी, ब्राह्मी की 2 शाखाएं, ब्राह्मी का सीधा संबंध देवनागरी से है, क्योंकि सारी की सारी लिपियां ब्राह्मी से पूर्व दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ब्राह्मी पहली लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे हम लिखते हैं, अपनी स्क्रिप्ट जो है बाईं से दाईं है। हिंदी के अलावा नेपाली और अन्य भाषाएं भी इसमें शामिल हैं। तो देवनागरी लिपि का उद्भव पढ़ लो। उद्भव पढ़ने के बाद में उसमें लिपि सुधार में जो करेक्शन किए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, चाहे वो महादेव गोविंद रानडे हो, तिलक फॉन्ट हो, महात्मा गांधी जी, वी डी सावरकर द्वारा अ की 12 खड़ी हो, उसके बाद में काका कालेलकर समिति हो, और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हो, और नरेंद्र देव समिति के सुझाव हो, इन सब को ध्यान रख लेना है सामान्य सामान्य सा। और लास्ट में मानकीकृत रूप पढ़ लेना देवनागरी लिपि का। ये लो, ये तीसरा पार्ट ऐसे कंप्लीट कर लेना है आपको। बताओ समझ पा रहे हैं इस सारी बात को? ये लो, ये पूरा का पूरा बिंदु क्लियर। ये केवल फर्स्ट ग्रेड में है। अभी मित्रों मैं आपके किसी के कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए बुरा मत मानना। चौथा पार्ट जो है, उस चौथे पार्ट पे आकर के व्याकरण की बातें कर लो। क्लास के अंत की तरफ जैसे जैसे मैं आपको ले जाऊंगा, वहां जाकर के बड़ी महत्वपूर्ण सी बात एक आने वाली है। इस व्याकरण में 2 प्रकार के हैं तथ्य। एक तो केवल स्मरणीय हैं, केवल स्मरणीय तथ्य हैं। स्मरणीय तथ्य में आपको पढ़ने हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। ये केवल स्मरणीय तथ्य हैं। दूसरे हैं अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो देखो हिंदी की शब्द संपदा है पूरी की पूरी। दूसरा है वर्ण विचार, ये पहला ही टॉपिक है, मैंने सेकेंडरी ले लिया है।
उसके बाद में आप लोग जितनी भी बातें पढ़ते हैं वाक्य तक, वो सारी की सारी शब्द संपदा से ही संबंधित हैं। आज जो टेस्ट पेपर हुआ था ना वाक्य का, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, वो सब इस पर था। तो इस व्याकरण को इस प्रकार दो पार्ट में बांट करके, जैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर ये पूरा हिस्सा हम लोगों ने समझते हुए पढ़ा है और आगे भी लगातार पढ़ते रहेंगे। ये हिस्सा केवल और केवल याद करने वाले बिंदुओं का है। तो समय निकाल करके एक बार इनको तो कर लो याद। एप्लीकेशन पर आप लोगों को ये भी सिलेक्टेड दिए हैं, ऑफलाइन वालों को भी ये सिलेक्टेड दिए हैं, तो इनको तो एक बार याद कर लो, रेगुलर इंटरवल से इनका रिवीजन कर लो और इनको समझते हुए पढ़ना है। ये चौथा हिस्सा आपका हो गया। पांचवें हिस्से की बात करें तो पांचवा हिस्सा है रचनाओं का। इसमें कोई क्रम बिगड़ रहा हो तो आप अन्यथा ना लें। रचनाओं में देखो, कबीर, कबीर ग्रंथावली, बालकांड, बिहारी रत्नाकर, भ्रमर गीत सार, वीर सतसई, कुरुक्षेत्र, कामायनी, कहानियां, और उसके बाद में है निबंध, उपन्यास, पहले नाटक लीजिए, उसके बाद में है उपन्यास। यदि इसमें कोई रचना रह रही हो तो पाठ्यक्रम से हम मिलान कर सकते हैं, अभी मैं बिना देखे इनकी चर्चा कर रहा हूं आपसे। तो देखिए ये उपन्यास केवल सेकंड ग्रेड में है, इसमें थोड़ा सावधान रहना। 1 मिनट के लिए पूरी बातें गंभीरता से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है इसमें। और ये है यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, केवल सेकंड ग्रेड में है, केवल सेकंड ग्रेड में है। नाटक है लहरों के राजहंस, ये भी केवल सेकंड ग्रेड में, मोहन राकेश का। निबंध, 2 निबंध तो हैं ग्रेड फर्स्ट में, फर्स्ट ग्रेड में 2 हैं, 3 हैं ये सेकंड ग्रेड में। तो सेकंड ग्रेड में जो 3 हैं वो तीनों के तीनों चिंतामणि से हैं, आचार्य शुक्ल की से। जो फर्स्ट ग्रेड में 2 हैं वो एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का श्रीश के फूल, एक आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 से कविता क्या है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग की बात कर लो, कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है, वीर सतसई के प्रथम 20 दोहे हैं, भ्रमर गीत सार के प्रथम पद हैं, बिहारी रत्नाकर के भी कुछ प्रारंभिक पद दिए हैं। बाल कांड पूरा रामचरितमानस का कंप्लीट बाल कांड पढ़ना है। कबीर ग्रंथावली के फर्स्ट ग्रेड में तो केवल एक है, गुरुदेव का अंग और प्रारंभिक 5 पद, लेकिन सेकंड ग्रेड में 5 तो अंग हैं शुरुआती, गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, पर्चा को अंग और प्रारंभिक 10 पद। इसके अलावा साकेत का नवम सर्ग, साकेत का नवम सर्ग ये जो है केवल फर्स्ट ग्रेड में है। अब आप ध्यान दीजिए, यदि कोई विद्यार्थी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है, विशेष ध्यान देना, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं इस बात को, यदि कोई विद्यार्थी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है तो उसे किस प्रकार से पढ़ना है। वरिष्ठ अध्यापक वाले विद्यार्थी ध्यान दें, हिंदी में व्याकरण और रचनाएं जो अभी अभी मैंने लिखी हैं, इनको सर्वाधिक महत्व देना है। इसका मतलब ये नहीं है केवल इन्हें पढ़ना है, इनसे ही प्रश्न आएंगे, सर्वाधिक महत्व देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में है काव्य शास्त्र और इतिहास। इस क्रम में लेकर के आप लोग जब रिवीजन स्टार्ट करें ना, पूरा पढ़ने के बाद, कंप्लीट पढ़ने के बाद, बेसिक नॉलेज लेने के बाद, एक बार कोर्स करने के बाद, तो कैसे करना है, प्रश्नों की संख्या की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे व्याकरण और रचनाओं से, उसके बाद में काव्यशास्त्र और इतिहास से।
ग्रेड फर्स्ट वाले जो हैं, व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो हैं, वे ध्यान दें, उनके सर्वाधिक प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर फोकस करें आप, इसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मैं तो ये कहूँगा इसको डेली रूटीन में शामिल कर लें। यदि क्लासेज में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो क्लास मिस मत करिए। यदि आपको क्लास में ये पढ़ा दिया गया है तो घर पर कुछ समय निकालिए, 10 मिनट 15 मिनट रिवीजन, कुल मिलाकर के रिवीजन। आगे अभी बताऊंगा मैं कैसे आपको करना है। दूसरा, इसके बाद में जो स्थिति है वो है काव्यशास्त्र की, क्योंकि दोनों काव्यशास्त्र हैं इसमें, भारतीय भी है और पाश्चात्य भी है। तीसरी जो स्थिति है वो है जनसंचार माध्यम की। 10 प्रश्न आए थे, जनसंचार माध्यम, कार्यालय लेखन और सृजनात्मक लेखन। व्याख्याता में 10 प्रश्न आए थे इससे, व्याकरण और रचनाएं, वो जो अपठित गद्यांश पद्यांश वाला है वो व्याकरण में ही शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से आप देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वाधिक प्रश्न है, काव्यशास्त्र है, जनसंचार माध्यम है, व्याकरण है, रचनाएं। ग्रेड फर्स्ट वाले इस तरह इसको लेकर के चलें। अब आप अंतिम बात सुन लीजिए, आज के इस सत्र की लास्ट एंड फाइनल बात। मैं अभी आप सबके कमेंट्स देखूंगा, थोड़ी देर के लिए धैर्य धारण करिए, क्योंकि मुझे मेरी आखिरी बात पर आना है और अब आ चुके हैं। हिंदी में ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आप लोगों का। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले नंबर 1, पूरा पाठ्यक्रम सामान्य जानकारी और आधारभूत तथ्यों के साथ प्रामाणिक व मूल पुस्तकों के माध्यम से पढ़ें। मूल पुस्तकों के माध्यम से पढ़ें। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, रचनाएं जो भी पढ़ें आप, जो ओरिजिनल रचनाएं उसको जरूर पढ़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सीधे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आते हैं वहां से। आप लोग यदि किसी कारण से वंचित हैं तो अभी भी आपके पास समय है पर्याप्त, मूल रचनाएं जरूर से जरूर पढ़ें, ओरिजिनल जो है आपके पाठ्यक्रम में वह है। तो उसके लिए आप ये सुविधा अपने स्तर पर उपलब्ध करवाएं। एचकेबी के एप्लीकेशन के कोर्सेज में तो अवेलेबल है, ऑफलाइन वालों को भी ये डिस्ट्रीब्यूट किए ओरिजिनल रचनाएं जो हैं। तो ये तो रचनाओं का ध्यान रखें आप, पूरा कोर्स सबसे पहले पढ़ें। और जब आपका कोर्स हो जाए, एक बार कोर्स पूरा होने के बाद, एक बार कोर्स पूरा होने के बाद नियमित टेस्ट पेपर दें, नियमित टेस्ट पेपर अभ्यास करें। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जीके के स्तर पर तो मैंने छोड़ा था आपके ऊपर, हिंदी के स्तर पर मैं स्वयं आपके लिए मेहनत करता हूं। चाहे पूर्व प्रश्न पत्रों की बात हो, पूर्व प्रश्न पत्रों से और नवीन दृष्टिकोण से, इन दोनों ही प्रकार से हिंदी में जितने भी प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण बनते हैं, परीक्षा उपयोगी बनते हैं, आधारभूत बनते हैं, उन सब को लेकर के मैं बात करता हूं आपसे। भगवान की कृपा मानिए, आप सबका सहयोग मानिए, मेरी मेहनत मानिए, कुछ भी कर लीजिए इसको शब्दों में बयां, लेकिन अभी तक अपन इस मामले में असफल नहीं हुए, आप और हम। जिन विद्यार्थियों ने कहना माना, जो इस दृष्टिकोण के साथ में चले, वे सब सफल हुए हैं। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसने इस पूरे पैटर्न को फॉलो किया हो और उसका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ हो। एचकेबी के रिजल्ट जो हम लोग आपके सामने शेयर करते हैं, एचकेबी के कोहिनूर के नाम से, इस बात की गवाही देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत, कठोर परिश्रम, निरंतर अभ्यास, इनके दम पर हमने हर भर्ती परीक्षा में अपने कैंडिडेट सफल किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इन तमाम बातों को आप लोगों को पहुंचाया। अब मैं आपकी बातें सुनूंगा एक 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 एक। सर, टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल बताएं। देखिए, जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की टेस्ट सीरीज है
वो टेस्ट सीरीज आपको साप्ताहिक रूप से मिलती है। प्रत्येक रविवार को ये टेस्ट आयोजित होता है। जब किसी दिन ये रविवार को नहीं होगा तो ये शनिवार को होगा, लेकिन ये साप्ताहिक ही होता है, वीकली होता है। कब तक? जब तक एग्जाम का शेड्यूल हमारे पास नहीं होता तब तक। अभी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, इन दोनों में वो चीज़ आपके सामने रख देता हूँ, वो आप देख लीजिए जब आपने पूछा है तो। ये देखिए, ये ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो आपको जवाब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और टेस्ट पेपर नंबर 29 आज आयोजित हुआ है। लिखा हुआ है वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि और विराम चिन्ह, 9 जून 2024 को 8 से 10 बजे तक। आज सुबह ये 29 नंबर का टेस्ट आयोजित हो गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर। टेस्ट नंबर 30 होगा रविवार को 16 जून को, यानी अगले संडे को 8 से 10, और ये होगा शब्द संपदा का। तो आप लोग ये 30 टेस्ट पेपर देने के बाद में टेस्ट पेपर नंबर 31 से 40 तक यूनिट वाइज टेस्ट आयोजित होंगे। इनका सदुपयोग जरूर से जरूर करें, क्योंकि अभी तक तो टॉपिक जैसे छंद का, अलंकार का, आदिकाल का, एक इशारा कर रहा हूँ, जनसंचार माध्यमों का, कार्यालय पत्रों का, सृजनात्मक लेखन का, रचनाओं में कबीर ग्रंथावली का, बाल कांड का, साकेत का, वीर सतसई का, ऐसे प्रत्येक पार्ट को लेकर के, प्रत्येक टॉपिक को लेकर के ये 30 टेस्ट पेपर हमने लिए, यानी 30वां अगले रविवार को आयोजित हो जाएगा। उसके बाद 31 से लेके 40 तक जो यूनिट वाइज है ना, उसे भी आप समझ लीजिए। जैसे एक यूनिट इतिहास, दूसरी यूनिट काव्यशास्त्र, तीसरी यूनिट व्याकरण, चौथी यूनिट रचनाएं, पांचवी यूनिट जो अन्य बातें बच गई हैं, जैसे ग्रेड फर्स्ट में तो बच गई जनसंचार माध्यम वाली, और ग्रेड सेकंड में बच गई है आपके शिक्षण विधियों की। तो ये 5 यूनिट हमने डिसाइड कर ली। अब इन 5 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से 2-2 पेपर होंगे, और 2-2 पेपर जो होंगे वो 31 से 40 तक आयोजित होंगे। ये बात आप लोगों को टेस्ट सीरीज की बताई, यूनिट वाइज की। उसके बाद में 41 से लेकर 50 तक पूरे सिलेबस के। अब ये टेस्ट पेपर किन्हें मिल सकते हैं? जो विद्यार्थी किसी दूसरी कोचिंग में दूसरे शिक्षक से पढ़ रहे हैं, उन्हें ये अलग से परचेज करने पड़ेंगे। और जो विद्यार्थी HKB एप्लीकेशन या ऑफलाइन क्लासेज के विद्यार्थी हैं, नियमित विद्यार्थी हैं, उन्हें ये निशुल्क रूप से प्राप्त होते हैं, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को भी। टेस्ट सीरीज आप जब भी ज्वाइन करें, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात, नोट करने वाली बात बता रहा हूं मैं, एक बार आपका कोर्स पूरा हो गया हो, चाहे कहीं भी हुआ हो, वो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। मेरे पास नहीं पढ़े, HKB से नहीं पढ़े हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं और से पढ़े हैं, लेकिन एक बार कोर्स पूरा आपका हो गया है तो टेस्ट सीरीज आपके लिए सार्थक है, उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो थोड़े दिन धैर्य रखें, जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। मैं चाहूँ, मुझे क्या नुकसान है, मैं तो ये कहूँगा आज ही ज्वाइन कर लें। लेकिन जब तक आप अपने विषय में, सब्जेक्ट में, सिलेबस में पारंगत नहीं हैं, तब तक आप लोग इनसे कोई विशेष ज़्यादा उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकते। क्योंकि ये टेस्ट पेपर ऐसे टेस्ट पेपर नहीं है कि छाप दिया एक प्रश्न और 4 विकल्प 1 उत्तर, ना, पैटर्न तो यही होगा, लेकिन पूरा टॉपिक समेकित होता है, उसमें पूरा टॉपिक समाहित होता है। अब आप बताइए। नमस्ते JRF नेट वाले जो साथी हैं, नमस्ते गुरुदेव, प्रणाम कबूल करो, बिल्कुल अभिनंदन आपका। लक्ष्मण सिंह चौधरी जी, सर मैं मैथ से BSc हूँ, मैंने हिंदी से MA किया है, ठीक है, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ, कितना टाइम में सिलेबस हो जाएगा? बिल्कुल आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो पात्रता है वो MA हिंदी है। आप B.Ed में कौन से टीचिंग सब्जेक्ट रखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट के साथ B.Ed हो, लेकिन MA हिंदी होने चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में भी कोई सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप MA हिंदी हैं और B.Ed हैं तो आप स्कूल लेक्चरर की जो पोस्ट हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और क्या प्रश्न है? सर आपने जो कहा वह सब समझ गए, अब सही होगा। आरती तिवारी जी,
आरती जी लगातार आप लोगों को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। पूरी क्लास में मैंने आज आपको खोल के बता दिया आप कैसे सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, कल यानी कि सोमवार 10 जून को ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का नया बैच है, हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू होगा। तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन आप में से कोई विद्यार्थी, आपका परिचित, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार ज्वाइन करना चाहे, इच्छुक हो एचकेबी से पढ़ने का, तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न आपका? सभी साथियों में से जल्दी से फटाफट लिख दीजिए। आपने पहले कुछ लिखा हो, मेरा ध्यान नहीं गया हो उस पर, तो आपसे आग्रह है एक बार फिर से लिख दीजिए। मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं जी। है कोई प्रश्न आपका? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मेहनत करिए साहब। ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए जो आगे सितंबर में परीक्षा आयोजित होगी उसके लिए भी है, और ये इंटरव्यू का स्पेशल कोर्स ऑनलाइन चल रहा है लाइव। और ये टेस्ट सीरीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और नेट जेआरएफ की, ठीक है ना। और ये अपना इंटीग्रेटेड जो बैच है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज सब निशुल्क रूप से आप लोगों को मिलेगा। नरेंद्र कुमार जी, जीके होगा पहले या हिंदी? अभी आपका विस्तृत जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आने वाला है नरेंद्र जी। सर असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग वाली भर्ती में पहले कौन सा पेपर होगा? नरेंद्र कुमार जी, मैंने अभी अभी आपसे निवेदन किया कि परीक्षा कार्यक्रम आपका आने वाला है, बहुत जल्द आपके सामने होगा। हाँ, हो सकता है आज का धैर्य रख लें, कल आ जाएगा, या एक दो दिन का धैर्य रख लें, इस वीक में आ जाएगा, सब कुछ हमारे सामने होगा। और कोई प्रश्न? सितंबर में आयोजित होगी, बिल्कुल सितंबर में आयोजित होगी। और किसी साथी का कोई प्रश्न बताइए। बिल्कुल राहुल जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वाह गुड मॉर्निंग। आप सभी को ये क्लास उपयोगी सिद्ध होगी ऐसा मेरा मानना है। मैंने जो कोशिश की है आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए वो सार्थक होगी ऐसा मेरा मानना है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब में ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी योग्यता अभिवृद्धि करे, इस प्रकार का जुनून भरे, उल्लास भरे एक उमंग का संचार करे कि आप लोग आज से ही कसम खा लें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और आज से योजना बना करके बहुत अच्छी प्लानिंग करके और लग जाएं बस। हिंदी में जहाँ कहीं आपको समस्या हो मुझे सूचित करें, मैं आपके साथ हूँ। आप चाहे एचकेबी के ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या नहीं, लेकिन हिंदी को लेकर के आप बेहिचक बात कर सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, एक आप कॉल और मैसेज करके, और दूसरा एप्लीकेशन के चैट बॉक्स पर भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो आप सब से अब मैं इजाज़त चाहूँगा। खूब समय आपका लिया, लेकिन कोशिश की एक उचित समय पर, उपयुक्त समय पर सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन आपको प्रदान कर सकूं। ये नाचीज़ आपके भविष्य निर्माण में यदि कहीं काम आए तो ईश्वर को शुक्रिया, आप सबको शुभकामनाएं। बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। आप सबका दिन मंगल में हो। थैंक यू। ओके।